स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग वीडियो लेकर आए हैं खान सर का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है। जो वीडियो का टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से कि आईएएस आईपीएस की पावर देख लो आज। तो आप लोगों को भी पता होगा यार कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए अपने देश में तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कंपटीशन चलता रहता है आईपीएस की नौकरी के लिए, और ख़ासतौर से आईएएस के लिए यूपीएससी के कितने सारे बैचेज चलते रहते हैं। पूरे टीचर में घमासान होता रहता है। यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे होंगे क्या क्या सीन चल रहा है। तो ऐसे में ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर आईएएस और आईपीएस की पावर क्या होती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यार, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पावरफुल जॉब है क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है कि जो डीएम है ना, डीएम इसका नाम होता है कलेक्टर। ये राजा से कम नहीं है ये। तो आप जब आईएएस बनिएगा 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। 311 आर्टिकल 311 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी नौकरी करता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनकी नौकरी से आप ऐसे नहीं कि एक झटके में उनको नौकरी से निकाल दे, ठीक है। तो उनको ना क्या करना है, आप लोग को संरक्षण देना है। संविधान उन लोगों को क्या देता है, संरक्षण देता है। किसके तहत? 311 के तहत। इसलिए देखिएगा आईएएस अधिकारी जो डीएम एसपी होते हैं, इन लोगों को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है। जो डीएम वगैरह होते हैं, डीएम एसपी मजिस्ट्रेट, इन लोग को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है। क्योंकि अगर आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू क्या लिया है, जॉब लिया है, तो आपके लिए संरक्षण का अधिकार किसमें है? 311 में है। किसमें दिया गया है? 311 में दिया गया है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके कर्मचारियों का संरक्षण आपसे पूछ चुका है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का संरक्षण आर्टिकल संख्या कितना में दिया गया है? तो आर्टिकल संख्या 311 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 311 में। अब हम चलते हैं 312, उसके बाद चलेंगे 315। देखिए 312 में क्या कहा है, तो इसको पहले समझते हैं। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? 3 टाइप की नौकरी को ध्यान से समझिए। ये 3 नौकरी, एक होती है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, सेवा का अर्थ होता है नौकरी, सर्विस, अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, इसे क्या कहेंगे? ऑल इंडिया सर्विस। एक होता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी, सेंट्रल सर्विस। और एक होता है राज्य सेवा, राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस। देखिए इन तीनों में मेन अंतर क्या होता है? इसमें होता है जो अखिल भारतीय सेवा होती है, इसमें आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार और भेज देती है राज्य सरकार के पास कि जाइए उस राज्य में ड्यूटी कीजिएगा और उसी राज्य से सैलरी ले लीजिएगा। जैसे आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी। अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। यह भारत में सबसे पावरफुल जॉब है क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है, अर्थात बर्खास्त यानी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है। इतना पावर होता है। अखिल भारतीय सेवा में सैलरी राज्य सरकार देती है, लेकिन नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। सबसे पावरफुल होता है। इसमें कौन कौन आएगा अखिल भारतीय सेवा में? तो देखिए ध्यान से, एक आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस अमूमन डीएम लिखता है, आईपीएस लिखता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को रखा गया किसके? कब? 1966 में। क्यों? क्योंकि हमें उस समय आभास हो गया कि जंगलों की कटाई इतनी तेजी से चल रही है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को वहां के ठेकेदार, विधायक उधायक डरा धमका मिला उला के कटवा लेते हैं सब पेड़ वगैरह। तो वहां आभास हुआ कि एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो राज्य सरकार या लोकल लोगों से उतना न डरे। आईएएस जो होता है ना, ये कार्मिक मंत्रालय इसको कंट्रोल करती है, इसे गृह मंत्रालय कंट्रोल करती है और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कंट्रोल करता है। आईपीएस की ट्रेनिंग किस शहर में? हैदराबाद। आईएएस की ट्रेनिंग किस शहर में? आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में। और आईएफएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देहरादून। केंद्रीय सेवा में
केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। ये होता है केंद्रीय सेवा। जैसे रेलवे में नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। ट्रेनिंग कौन देगा? केंद्र सरकार। भेज कहाँ देगा? रेलवे डिपार्टमेंट में। रेलवे डिपार्टमेंट किसका? केंद्र सरकार का। सैलरी कौन देगा? केंद्र सरकार। अगर आपको राजदूत बना के अमेरिका भेज दिया जाता है, अगर आपको राजदूत बना के अमेरिका भेज दिया जाता है तो नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार। किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार और सैलरी देगी केंद्र सरकार। आपको कभी जापान, अमेरिका, रूस भेजेगी तो केंद्र सरकार के निर्देश पर जाएंगे। यूपीएससी में अगर आपको इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया या इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिल गया, इंडियन रेलवे सर्विस मिल गया, तो ये सब केंद्रीय जॉब होते हैं। कौन से जॉब होते हैं? केंद्रीय जॉब। तो जरूरी नहीं कि यूपीएससी में आपको सब अखिल भारतीय सेवा मिल जाए। राज्य सरकार आपको नियुक्त करेगी, राज्य सरकार नियुक्त करेगी, राज्य सरकार ट्रेनिंग देगी और राज्य सरकार काम कराएगी आपसे और वेतन देगी। सारा चीज जब राज्य सरकार के अंडर में आ जाता है तो राज्य सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य सेवा। जैसे बिहार दरोगा, जैसे दरोगा का एग्जाम, दरोगा का वैकेंसी कौन निकालता है? राज्य सरकार। एग्जाम कौन लेगा? राज्य सरकार। ट्रेनिंग देगी राज्य सरकार, काम कराएगी राज्य सरकार और उसके बाद से आपको सस्पेंडो कर देगी राज्य सरकार, निकाल के फेंकियो देगी राज्य सरकार, टर्मिनेट भी कर देगी राज्य सरकार। सबसे डरा हुआ यही वाला रहता है, सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में ही सब कुछ रहता है। अरे भैया हमारा उठा के मत फेंक दियो। समझ में आएगी नहीं? अब जैसे कोई केंद्र सरकार, कोई एसएससी से आया है और इंडियन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो ये होता है ना स्टाफ सिलेक्शन वाला, सर्विस सिलेक्शन नहीं जी, वो तो दूसरा होता है, एसएसबी हो जाएगा। एसएससी, अब उसमें आपको कोई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन के आए तो केंद्रीय नौकरी है। बिहार सरकार उसको सस्पेंड भले कर सकती है लेकिन नौकरी से हटा नहीं सकती है अगर कुछ गड़बड़ करेगा। हालांकि वो केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार उसको कुछ टच भी नहीं करेगी, यूपी सरकार। आप रेलवे में टेक्नीशियन, सपोज कीजिए लोको पायलट है, ट्रेन चला रहे हैं, ऐसे स्टीयरिंग नहीं होता जी, A9 हैंडल होता है, ट्रेन चला रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार आपको, यूपी सरकार का ये खराब ट्रेन चला रहे हो हटो, नहीं हटा पाएगी? कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। तो सबसे ज्यादा कर्मचारियों के पास पावर किसके पास रहता है? अखिल भारतीय सेवा के पास, और सबसे कम राज्य सरकार के पास। जैसे पुलिस हो गया, सरकारी स्कूल के टीचर देखिएगा पोलियो पिलाने के लिए भेज देता है, कभी कभी चुनाव में ड्यूटी लगा देता है, कहीं कहीं तो नहीं लगाए ना इन लोग चुनाव में ड्यूटी। डीएम पूरे जिले के चुनाव का अपना सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा पावरफुल होता है। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, तो उन बकलोलवन को बोलिएगा कि जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझ में आया? इसका नाम होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे राज्य से। ये राजा से कम नहीं है, ये पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। तो जो अगर बोलेगा कि पढ़ लिख के राजा बनोगे तो कहिएगा हाँ अभी नाम बदल गया, उसी का नाम है डीएम। और पुराना राजा हो जाएगा तो कमिश्नर, डायरेक्टर, फिर बड़ी ज्यादा जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ा पावर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुख्यमंत्री कोई भी डिसीजन चीफ सेक्रेटरी से पूछ के लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कहना है आपका? तो भैया चीफ सेक्रेटरी बहुत पुराना होता है। ये आईएएस जो निकालते हैं लोग ना, 25-30 साल का जब आपके पास अनुभव हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तब आप लोग को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो आप जब आईएएस बनिएगा, 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा, तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। जितना पुराट आईएएस रहेगा सब ना, यूपीएससी निकाला हुआ, आप लोग कैसे क्लास में बैठे हैं, अभी एग्जाम निकालना है आप लोग को, सबकी ख्वाहिश है यूपीएससी निकाल लें। तो ऐसे ही अलग अलग शहर से कोई यूपीएससी निकाल के आया रहेगा, कोई कहीं पे 20 साल डीएम रहा है, कोई आईपीएस रहा है, कोई कमिश्नर रहा है, उसको फिर बुलाया जाएगा, बड़का बिल्डिंग में उसको रखा जाएगा, उसका नाम रहेगा सचिवालय। सचिवालय में सब ऐसे ही से बड़का रहता है, उसी सबसे डिसीजन लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काफी बड़ा पोस्ट होता है। ओके, तो भाई सही बात है यार, खान सर का कहना तो बिल्कुल सही था कि अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो राजा वाली जो जॉब है वो कहीं ना कहीं डीएम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो बात तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ऐसा लगता है कि अगर भाई आप डीएम बन रहे हो पूरी यूपी का, अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो समझ लो आपको किस लेवल का प्रेशर भी रहेगा। वो मज़े वाला चीज़ नहीं रहेगा जैसे एक मजदूर है आराम से 10,000 12,000 रुपये महीने पा रहा है, लेकिन जहाँ मन कर रहा है वहाँ सो जा रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। वो वहाँ पे वैसा नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल भी रहना। प्रोसेस इतना टफ होता है, इतनी पढ़ाई करनी होती है, इतना प्रेशर लेकर चलना होता है शुरू से, ताकि उस प्रेशर के लिए इंसान हमें कोई बताता है तो वो हमें तो मतलब वो उसका मजा तो समझ में आता है कि पावर है सब है, लेकिन जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है ना कि ठीक है 6 महीने साल भर तो वो मजा दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो दिमाग में जो प्रेशर चलेगा उसका क्या है। हाँ ये तो है। और सर जिस तरीके से आप समझाएं एक एक चीज़ें को डिटेल से कि केंद्र का और अखिल जो भारतीय सेवा, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। वैसे तो
पता तो रहती ही है, लेकिन इंसान पूरा ध्यान step by step clear हो गया। हाँ क्लियर हो गया। और ये वीडियो में जैसे बता रहे थे सर, जो IAS लोग होते हैं जिनके पास 25-30 साल का अनुभव हो जाता है, वो सचिवालय में बैठते हैं और उनके हिसाब से कंट्री चलता है। तो कहीं देखा जाए तो कंट्री के पीछे जो मेन चलाने वाले लोग होते हैं यही लोग होते हैं जो डिसीजन चाहे PMO चाहे CMO किसी के भी जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं एक बार IAS होते हैं और IAS में काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी जिसने मतलब पुरनकट मतलब जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको फिर सलाहकार के रूप में यूज़ किया जाता है कि भाई आप लोग का क्या सलाह है, हमको देश के लिए क्या डिसीजंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ पूछ के लिया जाता है। क्योंकि भाई वाकई में यार उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, इतनी पढ़ाई की हैं, क्यों वेस्ट थोड़ी जाना है। कहीं ना कहीं फिर उसमें राजनीति मिक्स कर ही दिया जाता होगा, तभी ऐसा है, नहीं तो चीज़ें और अच्छी चलती। नहीं लेकिन ये है तो भाई कि लोग यार IAS और IPS इन सब चीज़ के लिए इतना पागल है, तो उसके पीछे रीज़न भी है। देश चलता है यार IAS IPS से, वकाल भी है, चीज़ें भी हैं। तो जो भी उस इतना लेवल को, उतना प्रेशर को, चीज़ों को झेल सकता है भाई, उस चीज़ में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर हर कोई यही सोचने लगेगा कि इतना प्रेशर है, इतना ये चीज़ें, तो फिर तो लेकिन वाकई में यार राजा वाली चीज़ तो है ही। पूरे आपको पूरे स्टेट के आप एक तरह से राजे हो। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का आप एक तरह से राजा हो। सारी चीज़ बिना आपके पूछे कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत ही मस्त लगा वीडियो देख के और बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर हुई हम लोगों की भी। एंड खान सर के बताने का स्टाइल यार कितना मज़ा आता है। खान सर को भी देख के लगता है कि इतने सारे क्लासेस लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, उसके बाद भी इतने हंसते हुए इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, तो काबिल तारीफ़ है यार। तो वीडियो बहुत अच्छी थी। आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में भाई लोग, हम लोग कमेंट करके जरूर बताना है। हम लोग मिलेंगे यार इस तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।